गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं शशांक आपके लिए लेकर आया हूँ 12th ऑफ मई के द हिंदू, डाउन टू वर्ड्स और द इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स। आप सबका स्वागत है स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के चैनल पर, जहाँ पे कि मैं शशांक आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी जो पढ़ाई है उसको भी कर रहे होंगे। हम देखते हैं आज के आर्टिकल्स क्या क्या है हमारे लिए। 12th ऑफ मई की मैं बात करूं, हमारा पहला न्यूज आ रहा है GS3 से रिलेटेड, GS3 से रिलेटेड विच इज एटॉमिक एनर्जी, देखते हैं टॉपिक क्या है। 25th एनिवर्सरी ऑफ पोखरण 2 क्या है? दिस इज द एटॉमिक पावर, दिस इज द एटॉमिक बॉम्ब, सॉरी, ये टेस्ट हुआ था, इसके बारे में हम जानते हैं। तो 25वीं सालगिरह मनाया जा रहा है पोखरण 2 के लिए। ऑन मई 11, 1998 ऑपरेशन शक्ति इंडिया कंडक्टेड 3 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट। इंडिया ने 3 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट को अंजाम दिया था और इसका जो फाउंडेशन था ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये एक फिजिसिस्ट थे, बहुत ही नोन, बहुत ही जाने माने, ऑनरेबल होमी जे भाभा, और इन्हीं के नाम पे भाभा पावर स्टेशन जो है वो पड़ा है। ठीक है, होमी जे भाभा जो थे उन्होंने इसका फाउंडेशन रखा था विच वॉज इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। आपसे क्वेश्चन में ये चीज पूछा जा सकता है कि होमी जे भाभा लेड फाउंडेशन ऑफ व्हाट? न्यूक्लियर प्रोग्राम। अच्छा, मैं अगर बात करूं इंडिया और एनपीटी की, एनपीटी क्या होता है? एनपीटी होता है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी। ये एक तरह का समझौता होता है जो कि हर उन देशों को साइन करना होता है जो लोग न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं, जो लोग एटॉमिक पावर कंट्रीज हैं। इस ट्रीटी में क्या होता है? इस ट्रीटी में होता यह है कि टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रिड्यूस करना, उसको कम करना। ठीक है, अब न्यूक्लियर वेपन को कम कर रहे हैं। देखिए, जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो हम एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करते हैं, वी यूज इट फॉर इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। ठीक है, बिजली उत्पादन में भी इस न्यूक्लियर का बहुत महत्व है। अब कुछ परसेंट होता है कि उतना ही एनरिच किया जाए जितना कि बिजली उत्पादन में यूजफुल हो। अगर उससे ज्यादा अगर यूज हो रहा है न्यूक्लियर, दैट मीन्स कि वो नेशन न्यूक्लियर जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वो जो एनरिच कर रहा है, वो किसी वेपन के लिए कर रहा है। ठीक है, सेम गोज फॉर ईरान। जो ईरान नेशन है उसको कहा गया है कि इफ यू आर एक्सट्रैक्टिंग मोर देन 90% ऑफ यूरेनियम, तो इसका मतलब ये है कि वो वेपन वहां पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नाउ जो एनपीटी है ना गाइस, वो होता है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये एक तरह का समझौता है, ये एक तरह की ट्रीटी है जहां पे कि न्यूक्लियर वेपन के स्प्रेड को रोका जाए। ठीक है, और टू प्रमोट कॉपरेशन इन द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि मैंने अभी अभी जैसा आपको समझाया। ठीक है, कि न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज के लिए भी ये एनपीटी साइन किया जाता है। और द गोल इज ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, मतलब कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का गोल ये लेकर चलता है। ठीक है, देखते हैं। अब अगर मैं एनपीटी की बात करूं, जो नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी है, ये ओपन थी फॉर सिग्नेचर इन 1968 इंडिया के पास। ठीक है, लेकिन इंडिया ने क्या किया कि हमने इसको फिलहाल के लिए अभी साइन नहीं किया है। वी हैव नॉट साइंड द एनपीटी ट्रीटी। ऐसा क्यों, मैं अभी समझाता हूं लोगों को कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहली बात, जो इंडिया है, ठीक है, मैं अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया के अपने कुछ
it has its own foreign policy. और दूसरी चीज ये कि हम लोग अभी कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हो सकते फ्रॉम क्या बोलते हैं, फ्रॉम आवर नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज टू रिन्यूएबल एनर्जीज। ठीक है, हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है दिस कम्स अंडर योर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, सो एकदम से शिफ्ट करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव नॉट साइंड दिस treaty. Okay, now the treaty was extended indefinitely with 191 state parties. It is the most widely adhered to treaty in the field of nuclear proliferation, peaceful use of nuclear energy and nuclear disarmament. ठीक है, most important. So आप देखो कि पोखरण 2 से हम लोग इस टॉपिक पे आए। So ये होता है कंटेंट को निकालना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है सक्षम। सक्षम क्या है? सो सक्षम स्टैंड्स फॉर स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। दिस इज लिंक्ड विथ योर GS3। GS3 जो कि है आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, हम इसको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लेके चल सकते हैं। सो न्यूज आ रही है। फर्स्ट थी कि न्यूज क्या है, ये जो सक्षम पोर्टल है, ये जो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है, ये डेवलप किया है बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर NIHFW। मोस्ट इंपॉर्टेंट, you can be asked in the examination as a point, as a MCQ, that this Saksham management system has been made by whom? So it has been developed and made by National Institute of Health and Family Welfare, which is NIHFW. Now अगर मैं बात करूं सक्षम LMIS की, which is Learning Management Information System, this is Learning Management Information System LMIS. So ये जो सक्षम LMIS है, this is a dedicated and unified platform किस चीज के लिए? For providing online training and medical education। मतलब कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग है, जो भी इनकी ट्रेनिंग होती है और जो भी इनकी क्या बोलते हैं मेडिकल एजुकेशन है, ये दोनों चीजें इनमें आपकी आएंगी। प्लस टू ऑल हेल्थ प्रोफेशनल्स, जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं हमारे देश में। सो आप लोग ये देखिए कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, कि जो सक्षम LMIS पोर्टल है, जो ये प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली हेल्थ प्रोफेशनल्स साथ ही साथ उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देगा। सो हमारी जो इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, वो कितनी ज़्यादा बूस्ट करेगी इस चीज़ से। सो ये आप एज अ पार्ट ऑफ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं किसी भी पेपर में। दिस कैन बी रिटन एज अ पार्ट ऑफ एग्जाम्पल इन GS3। ठीक है, और अगर मैं वन डे एग्जाम्स की बात करूं, सो MCQ में ये चीज़ आपसे वहाँ पे इट कैन बी आस्क्ड कि what is Saksham LMIS? So it is linked with your health system, with your online training in medical education या फिर health system। ठीक है, और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, और भी बहुत सारे इसमें देखते हैं स्कीम्स कौन कौन से हैं। सो पहला स्कीम है सक्षम आंगनवाड़ी। सो हम इस पर्टिकुलर नाम से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं हम उनको पढ़ेंगे अभी। सो पहला है सक्षम आंगनवाड़ी। अब सक्षम आंगनवाड़ी और सक्षम LMIS में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट लाई है। ठीक है, और एक और इसी से लिंक सेम नेम का एक और स्कीम है जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट सक्षम। इसका क्या है? ये बनाया है इंडियन रेलवेज ने, भारतीय रेल ने बनाया है फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। सो जो सक्षम पोर्टल जो प्रोजेक्ट सक्षम है वो बनाया है हमारे इंडियन रेलवेज ने, और जो सक्षम आंगनवाड़ी है वो बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं सक्षम अवेयरनेस कैंपेन। ये जो कैंपेन है ना गाइज, ये वाला, ठीक है, ये बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। किस चीज के लिए? टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट ग्रीन एनर्जी, अबाउट ग्रीन एनर्जी। सो हमने देखा कि एक नाम से कितने सारे यहाँ पे स्कीम्स लिंक्ड है, ठीक है। सो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने लिखा है आप लोग के लिए कि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। जो सक्षम LMIS है ये आपका मेडिकल एजुकेशन और उसकी ट्रेनिंग से लिंक है, और जितने भी बाकी स्कीम्स हैं जैसे कि सक्षम आंगनवाड़ी हो गया वो आपका MWCD से लिंक है, जो आपका प्रोजेक्ट सक्षम हो गया वो आपका रेलवे से लिंक है, और आपका जो सक्षम अवेयरनेस कैंपेन हो गया ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से लिंक है, ठीक है, टू प्रमोट एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ ग्रीन एनर्जी। इतना क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका एक बार टेक अ स्क्रीनशॉट। इतनी गर्मी हो रही है ना आजकल क्या बताऊं। ठीक है, अब देखिए गर्मी से याद आया गाइज, बाहर बहुत धूप है, सो प्लीज कैरी एन अम्ब्रेला विथ योर सेल्फ, ठीक है, एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड इनफ ताकि चक्कर वगैरह ना आए किसी को भी। और धूप में जाना आप लोग जितना हो सके उतना आप लोग अवॉइड कीजिए, क्योंकि बाहर बहुत हीट वेव्स है अभी, ठीक है, एग्जाम्स आ रहे हैं, सो प्लीज बी हेल्दी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो इसको मैं लिंक करना चाहूंगा GS3 से, GS3 हेल्थ सेक्टर, ठीक है, देखते हैं। सो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हैज डिक्लेयर्ड एन एंड टू द ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी फॉर मंकी पॉक्स आफ्टर 10 मंथ्स। क्या मतलब हुआ? 10 महीने के बाद जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने मंकी पॉक्स को डिक्लेयर कर दिया कि ये अब से खत्म हो चुका है, मतलब कि दिस इज एन एंड टू द मंकी पॉक्स वायरस। ओके, नाउ अगर मैं मंकी पॉक्स की बात करूं तो ये हमारा कंटेंट आ गया, ये तो न्यूज़ हो गई, ये आ गया हमारा कंटेंट। अब हम इसके बारे में देखेंगे क्योंकि ये टॉपिक में है, सो ये इंपॉर्टेंट हो गया है। देखते हैं मंकी पॉक्स है क्या। सो मंकी पॉक्स इज अ वायरस, ये एक वायरस है। ओके, ये पहली बार आइडेंटिफाई किया था 1970 में इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो कॉन्गो में ये पहली बार देखा गया था। इसका जो इन्फेक्शन है ये कैसे फैलता है? कॉन्टैक्ट विद द ब्लड पहला, और बॉडीली फ्लूइड्स, ठीक है, जैसे कि ब्लड हो गया, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे एंजाइम्स हो गए, ठीक है, और सलाइवा हो गया। सो दीज आर योर बॉडीली फ्लूइड्स। सो इनके कॉन्टैक्ट से भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। और ईटिंग इनएडिक्वेटली कुक्ड फूड, मतलब कि जो कच्चा खाना खाते हैं ना उनको भी हो सकता है ये, ठीक है। मीट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, जो एनिमल्स का मीट होता है अगर उनको हाफ कुक करके खाया जाए, ठीक है, सो उसको मंकी पॉक्स होने के चांसेस हैं। इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर। और अगर मैं बात करूं सो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से भी ये फैल सकता है। 3-4 चीजें इसमें आ गई। पहली चीज कि जो इन्फेक्शन है इट कैन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड एंड विथ बॉडीली फ्लूइड्स। दूसरा, अगर किसी भी फूड को जो कि नॉनवेज हो, जो कि मीट में हो, अगर मीट को हम लोग हाफ कुक करके अगर कोई भी उसको कंज्यूम करता है, सो वहाँ भी चांसेस है मंकी पॉक्स होने के। और इसी के साथ साथ ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं इसकी वैक्सीन की बात करूं या ट्रीटमेंट की बात करूं,
सो अभी तक मंकी पॉक्स की कोई वैक्सीन नहीं है, इसकी कोई भी एज सच स्ट्रॉन्ग वैक्सीन नहीं है जो कि इसको बिल्कुल से एलिमिनेट कर सके। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने एक वैक्सीन को रेकमेंड किया है स्मॉल पॉक्स के लिए, जो कि है इमवैनेक्स। इमवैनेक्स, ध्यान रखना कि ये मंकी पॉक्स का वैक्सीन नहीं है, ये आपका स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्मॉल पॉक्स एंड मंकी पॉक्स। सो यूरोपियन यूनियन हैज recommended to use smallpox vaccine for the treatment of monkeypox. However, monkeypox का जो वैक्सीन है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी के, उनके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे हिंदी में। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्लज फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इन इंडिया which is rich in organic chemicals has high potential for use as fertilizer। ये आपका अगेन GS3 से लिंक हो गया, एनवायरमेंट, GS3 एनवायरमेंट। इसमें क्या है देखते हैं। अब एक एक करके टॉपिक पे आते हैं। पहला है स्लज। सो स्लज क्या होता है? स्लज बेसिकली अगर कोई भी सीवेज है, ठीक है, कोई भी अगर सीवेज है, अगर सीवेज का हम लोग ट्रीटमेंट करें, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है, यहाँ पे मिट्टी भी है, कीचड़ भी है, बहुत कुछ है यहाँ पे। सो अगर हम इसका ट्रीटमेंट करें, सो पानी एक तरफ आ जाएगा और एक तरफ आ जाएगा स्लज, मतलब कि जो विच इज अ सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट। सो ट्रीटमेंट के वक्त आता है एक तरफ लिक्विड पोर्शन, एक तरफ आता है सॉलिड पोर्शन। जो ये सॉलिड पोर्शन होता है ना गाइस, आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस सीवेज वाटर, इसको हम बोलते हैं स्लज। ठीक है, ये हल्का सा मिट्टी टाइप का होता है। दिस इज एक्चुअली मतलब एक तरह से कीचड़ के फॉर्मेट में होता है। ओके, देखते हैं स्लज क्या है। बेसिकली इट इज अ थिक रेसिड्यू। ये थिक रेसिड्यू है, ये बिल्कुल एक, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सॉलिड, ये सॉलिड होता है। रिमेन्स, जो बच जाता है कब? आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के बाद जो रिमेन्स बच जाते हैं सॉलिड्स के, उनको कहते हैं स्लज। ठीक है, इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब स्लज की बात करें, सो स्लज मतलब सुनने में लग रहा है कि बहुत ही बेकार है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्लज है दैट इज रिच इन ऑर्गेनिक केमिकल्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हैवी मेटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एंड बैक्टीरियल कंटामिनेंट्स। तो आप लोग ये देखिए कि स्लज जैसी चीज से, मतलब जो चीज सीवेज को हम लोग ट्रीट करके उससे एनरिच कर रहे हैं, उसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, स्लज को हम बेसिकली एज अ रिच ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड यूज कर सकते हैं। इसमें हैवी मेटल्स भी इंक्लूड होते हैं, इसमें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एंड बैक्टीरियल जो कंटामिनेंट्स हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब जो स्लज होता है ना गाइस, वो बेसिकली दो तरह का होता है, क्लास ए एंड क्लास बी। मैं अगर क्लास ए की बात करूं, सो इट कैन बी डिस्पोज्ड इन एन ओपन एरिया। मतलब कि एक बार इसका ट्रीटमेंट हुआ, सीवेज का ट्रीटमेंट हुआ, एक तरफ लिक्विड आया, एक तरफ आया सॉलिड, द सॉलिड पोर्शन इज कॉल्ड एज स्लज। उसमें भी आता है आपका स्लज ए, क्लास ए। सो क्लास ए में क्या होगा कि वी कैन डिस्पोज इट इन द ओपन फील्ड, हम इसको खुले मैदान में ऐसे ही फेंक सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिस विल एक्ट एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर विदाउट एनी सेफ्टी कंसर्न्स। ठीक है, एनी सेफ्टी कंसर्न्स। मैं अगर क्लास बी स्लज की बात करूं,
जो कि स्लज का दूसरा फॉर्म है. सो दिस इज यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस, मतलब कि इसका जो एग्रीकल्चर एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है. ओके, वेयर एडिबल पार्ट्स ऑफ द क्रॉप आर नॉट एक्सपोज्ड टू द स्लज मिक्स्ड ऑयल. कहने की बात अगर मैं आपको इसको इजी वर्ड में समझाऊं, सो जो क्लास बी का स्लज है वो हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट योर क्लास ए स्लज तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. वेयर इन दी एग्रीकल्चरल फील्ड्स. क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज इट हैज द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कैपेसिटीज. ठीक है, इसमें ये चीज होती है, इसी के चलते हम लोग इसको एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, बट क्लास बी स्लज को यूज नहीं कर सकते. ठीक है, और मैं बात करूं, सो ये हमने लिखा है यहां पे हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए, एक बार आप लोग देख सकते हैं. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट स्लज होते हैं, क्लास ए एंड क्लास बी. इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, GS 3 से रिलेटेड, विच इज एनवायरमेंट. नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा, नेक्स्ट से पहले एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अच्छा, मैं जो आप लोग को ये स्क्रीनशॉट बोलता हूँ बार बार, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बनाया कीजिएगा. ऐसा नहीं कि फिर वो मतलब फ़ोन में ही रह गया है ना. तो मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स. और नोट्स अपने को कैसे बनाना है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि टॉपिक वाइज नोट्स, डेट वाइज नोट्स नहीं, टॉपिक वाइज नोट्स. टेक अ स्क्रीनशॉट, देन विल मूव अहेड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, MDT. अब इतना भयानक भयानक वर्ड है, आई एक्सप्लेन इट वन आफ्टर अनदर क्या क्या है ये. सो पहला माइटोकॉन्ड्रियल, ये जो वर्ड है ये माइटोकॉन्ड्रिया से लिया गया है. हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हम लोग 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं. पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल. कोई भी सेल होगा, ठीक है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि पूरे सेल में पावर प्रोड्यूस करता है. जो भी सेल की एनर्जी है उसको खाना अंदर लेने की, फिर वेस्ट द्वारा बाहर निकालने की. ठीक है, सेल में जो भी फंक्शंस होते हैं उनको जो पावर देता है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अब न्यूज क्या आ रही है, ये तो टॉपिक हो गया. ओके, न्यूज देखते हैं. न्यूज आ रही है कि देखिए, न्यूज आ रही है यूनाइटेड किंगडम से, यूके से न्यूज आ रही है. न्यूज ये आ रही है कि जैसे कि फादर हो गए, मदर, और ये आउटसाइडर. ठीक है, सो मैं अगर बात करूं इस MDT के कंसेप्ट में, माइटोकॉन्ड्रियल में जो होता है, इसमें क्या होता है कि फादर का जो रिप्रोडक्टिव सेल है विच इज स्पर्म, स्पर्म को डिफ्यूज किया जाता है जो मदर्स का होता है सेल विच इज एग, उससे. ठीक है, और ये कहाँ होता है, ये होता है लैब में, लैब में होता है ये. अब लेट सपोज कि ये जो पेरेंट्स हैं इनमें से किसी एक को कोई जेनेटिक यहाँ पे डिजीज हुई है, कोई भी डिजीज है. ओके, सो जाहिर सी बात है इनका जो प्रोडक्ट होगा उनमें भी वो चीज़ होगी. अब साइंस के माध्यम से हम देख रहे हैं कि अगर हम इनका सेल और इनका सेल आपस में डिफ्यूज कराएं लैब में, और लैब में डिफ्यूज कराने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा, हम उसमें से हम क्या करें, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसका जो DNA है
हम उसमें कुछ इस प्रकार के चेंजेस कर दें कि जो वो डिजीज वाला फैक्टर है वो यहाँ से हट जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ से आउटसाइडर का वो जेनेटिक मटेरियल लेकर हम वो चीज़ यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। फिर उससे क्या होगा, मान लीजिए कि इस जेनेटिक मटेरियल में कोई भी डिफेक्ट है, सो उसको वो बाहर निकाल के इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। फिर ये जो आपका प्रोडक्ट है इसको वापस से जो मदर है उनकी वॉर्म में प्लेस किया जा सकता है। सो इस प्रोसेस को हम देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज MDT प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर डिजीज है विच इज योर जेनेटिक, कोई भी जेनेटिक डिजीज है उसको हटाने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं। A baby in UK has been created using IVF, which is in vitro fertilization procedure, with DNA of 3 people in a bid to prevent children from inheriting incurable diseases जैसे कि कैंसर वगैरह। Reported the Guardian, मतलब this is the name of newspaper, known as mitochondrial donation treatment, MDT, mitochondrial डोनेशन ट्रीटमेंट। डोनेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है, आई मीन यहाँ पे जो आउटसाइडर है, ठीक है, वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो दे रहा है ताकि जो मदर और फादर का जो बन रहा है प्रोडक्ट उसमें जो जेनेटिक चेंजेस हो सके उसमें वो चीज़ आके इंसर्ट हो सके। ठीक है, और ताकि जो बेबी हो वो बिल्कुल हेल्दी हो, उसको कोई भी जेनेटिकली डिजीज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो प्रोसेस है, दिस इन्वॉल्व्स एम्ब्रियो कंबाइनिंग स्पर्म्स एंड एग्स फ्रॉम द बायोलॉजिकल पेरेंट्स along with the mitochondria from donors' eggs. More than 99.8% of the DNA in the children would come from from their mother. मतलब कि 99.8% DNA जो है वो मदर से आता है। वो कहाँ से आता है? वो उनकी मम्मा से आता है। ठीक है, एंड देयर फादर। अब आइडिया क्या है, ये प्रोसेस क्यों हो रहा है? The idea is to prevent babies of mothers with mutated mitochondria from genetic disorders. मतलब कि कोई भी अगर जेनेटिकली डिसऑर्डर है पापा या मम्मा में, उनको ये चीज ठीक कर सकता है। ठीक है, मतलब कि जो मदर हैं और फादर हैं जो कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं किसी भी बेबी के, वो जेनेटिक डिसऑर्डर बेबी तक ना पहुंचे, उस चीज को दूर करने के लिए ये MDT प्रोसेस यूज में आता है। ठीक है, नाउ पीपल इनहेरिट ऑल देयर माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम देयर मदर। पीपल इनहेरिट देयर माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम देयर मदर। एग्जाम में ये चीज पूछा जा सकता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वी इनहेरिट द माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम आवर मदर। ठीक है, सो हार्मफुल म्यूटेशंस इन द बैटरीज can affect all of the children in a woman. ठीक है, सो इस चीज को दूर करने के लिए जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको दूर करने के लिए MDT यूजफुल है। ठीक है, नाउ मैं अगर बात करूं, द डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्निक हैज द पोटेंशियल टू प्रिवेंट क्या? The transmission of debilitating genetic diseases, जो कि फ्यूचर में कोई भी जेनेटिक डिजीज हो सकती है, उनको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, इन द माइटोकॉन्ड्रियल DNA। नाउ बाय पासिंग द डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया, द माइटोकॉन्ड्रिया डोनेशन ट्रीटमेंट clubbed with the pre-implantation genetic testing, which is PGT, offers hope in the preventing the occurrence of genetic disorders in the future generation. मतलब कि इस प्रोसेस के तहत जो MDT है, इसको लाने के बाद जो फ्यूचर में जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे
उन लोगों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहाँ पे कि जेनेटिकली हम सेल्स को इस तरह से प्रोग्राम करते हैं जिस वजह से बेबीज में या फिर ऑफस्प्रिंग्स में कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स ना हो। ओके, ये हिंदी में लिखा है मैंने, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हिंदी के उनके लिए। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। एक सेकेंड। देखिएगा, साइंस की बात की जाए तो साइंस कितना आगे बढ़ गया है। मतलब छोटे से सेल में कुछ बदलाव करके हम कितना कुछ सेव कर सकते हैं, है ना। सब कुछ स्टार्ट हो रहा है एक सेल से। बस एक सेल में चेंजेस करके हम किसी भी जेनेटिकली डिसऑर्डर डिजीज को हम लोग दूर कर सकते हैं। सो ये कितनी बड़ी बात है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द म्यांमार मिलिट्री यूज्ड अ थर्मोबैरिक या फिर वैक्यूम बॉम्ब। वैक्यूम बॉम्ब भी इसको कहते हैं, विच इज अ फ्यूल एक्सप्लोसिव बॉम्ब। अब ये बॉम्ब क्या है, न्यूज में क्यों है, म्यांमार क्यों न्यूज में है। अगर कोई मेरी वीडियोस देख रहा है पहले की जो मैंने अपलोड की हैं चैनल पे, सो उनको मालूम होगा कि म्यांमार में अभी टेंशन क्यों चल रही है। ठीक है, कुकीज एंड मेथी ट्राइब के बीच में जो यहाँ पे एग्रेशन है, जो टेंशन है, वो क्यों चल रही है। मेथी ट्राइब जो है वो क्या चाहता है, उनको एससी और एससी लिस्ट में ऐड होना है, तो वो कैसे होता है, मैंने सब कुछ प्रीवियसली कवर किया हुआ है। ओके, सो अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं, वीडियो पे अपलोड करूँ पहले से ही। नाउ अगर मैं बात करूं मिलिट्री की, सो ये न्यूज में आ रहा है गाइस, ये देखिए, थर्मोबैरिक और वैक्यूम बॉम्ब। सो हमारे लिए ये आज का कंटेंट निकल के आता है न्यूज से। अब इसको आप लोग लिंक कर सकते हैं GS3 से, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक। ठीक है, अगर मैं थर्मोबैरिक वेपन की बात करूं, सो दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज एरोसोल बॉम्ब, पहला चीज। दूसरा चीज, इसको वैक्यूम बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या है, ये एक तरह का बॉम्ब है जो कि आसपास के सराउंडिंग से ऑक्सीजन को यूज करके, ठीक है, आसपास के सराउंडिंग की हवा से ऑक्सीजन को यूज करके जो हाई टेम्परेचर एक्सप्लोजन को वहां पे प्रोड्यूस करे, उसको कहते हैं वैक्यूम बॉम्ब। ठीक है, वैक्यूम बॉम्ब इज अ टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव दैट यूजेस ऑक्सीजन ऑफ इट्स सराउंडिंग and to generate a high temperature explosion. The fuel air explosive is one of the best known types of thermobaric weapons. अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि यहां पे फायरिंग स्टेशन है, यहां पे फायरिंग स्टेशन है, ये रॉकेट है, सॉरी ये मिसाइल है। अब इस मिसाइल के वॉरहेड पे ऊपर में ये वैक्यूम बॉम्ब इंस्टॉल है। नाउ व्हेन दिस वैक्यूम बॉम्ब विल बी लॉन्च्ड, सो क्या होगा, कहीं भी जाएगा, सो प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब विल स्ट्राइक द टारगेट। टारगेट पे हिट करने के बाद एक छोटा सा पहले धमाका होगा, अ स्मॉल एक्सप्लोजन विल अकर। छोटे एक्सप्लोजन के बाद क्या होगा कि बहुत सारा वहां पे क्लाउड जमा हो जाएगा। नाउ
क्लाउड जमा होने के कुछ सेकंड के बाद ही क्या होगा कि एक बड़ा धमाका होगा. सेकंड एक्सप्लोजन विल इग्नाइट द क्लाउड causing a massive blast that is capable of vaporizing human bodies. बाप रे, मतलब कि इतना ज्यादा इसमें पावर होता है that it can vaporize a human body as well. ठीक है. So this is a two-step process bomb. Two-step process. एग्जाम में अगर आपसे ये चीज पूछा जाए कि कितने स्टेप्स के बाद ये बॉम्ब फंक्शन में आते हैं, सो इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक स्मॉल एक्सप्लोजन होगा. दूसरे स्टेप में क्या होगा, एक लार्ज एक्सप्लोजन होगा. नाउ अगर हम लोग थर्मोबैरिक वेपन्स की बात करें, सो दिस इज ऑलमोस्ट 100% फ्यूल एंड एज अ रिजल्ट आर सिग्निफिकेंटली मोर एनर्जेटिक. ये ज्यादा एनर्जेटिक है किससे के कंपैरिजन में, टुवर्ड्स द कन्वेंशनल एक्सप्लोजन. मतलब कि जो आमतौर पे जो आजकल जो भी वेपन्स क्रिएट हो रहे हैं उनकी तुलना में, उनके कंपैरिजन में जो वैक्यूम बॉम्ब है, जो थर्मोबैरिक वेपन्स हैं, उनका ज्यादा देखा गया है एनर्जी एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल वेपन्स. द फ्यूल इज द मेन एलिमेंट. यहां पे जो फ्यूल है ये इस वेपन का मेन हथियार है, मेन इसका एलिमेंट है. Many types of thermobaric weapons can be fitted to handheld launchers. मतलब कि जो हाथ में होते हैं ना, which we called as rocket launchers, होते हैं ना हाथ में. अगर किसी ने गेम खेला हो IGI तो उसमें एक रॉकेट लॉन्चर होता है ना, ऐसे कुछ करके होता है. सो कुछ ऐसे होता है ना, हाँ कुछ ऐसे होता होगा. ठीक है. सो हैंड हेल्ड लॉन्चर्स में भी इसको यूज किया जा सकता है. कहने का मतलब ये कि ये सिर्फ लॉन्चिंग स्टेशन से नहीं बल्कि इसको एक एज अ सिंगल लॉन्चर भी इसको यूज कर सकते हैं. एंड दिस कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम एयरप्लेन्स एज वेल. इसको एयरप्लेन से भी लॉन्च किया जा सकता है. द लार्जेस्ट रशियन बॉम्ब कंटेन्स अ चार्ज ऑफ approximately 7 tons of liquid fuel. 7 ton of liquid fuel that when detonated creates an explosion of 39.9 tons of TNT equivalent. मतलब कि 39.9 टन का जो TNT है ना, TNT stands for your tri nitrotoluene. Tri nitrotoluene. टाउलिन. इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से. ये हो गया आपका बेंजीन, ये हो गया आपका CH3 ग्रुप, NO2, NO2, NO2. सो ट्राई नाइट्रोटाउलिन. ठीक है. सो मैं अगर बात करूं 60 टन लिक्विड फ्यूल, आप देखिए कहां 60 टन लिक्विड फ्यूल और कहां 40 टन, कम से कम 40 टन TNT. सो 60 टन का जो फ्यूल है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है, विच इज इक्विवेलेंट टू दी 40 टन्स ऑफ TNT. ठीक है. सो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दी म्यांमार, जो कि मिलिट्री वहां पे यूज कर रही है, विच इज थर्मोबैरिक और वैक्यूम बॉम्ब. सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो लोग इसको नोट्स बना रहे हैं दे कैन मेक अ नोट्स एज वेल. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. क्विज ऑफ द डे. क्विज ऑफ द डे. सो 12th of May में कौन कौन से क्विज है देखते हैं इसको. सबसे पहले, विच कंट्री हैज रिटर्न्ड टू अरब लीग आफ्टर 11 साल.
ऐसा कौन सा देश है जो कि अरब लीग में वापस आया है 11 ईयर्स के बाद? अब जब 11 साल के बाद कोई वापस आ रहा है, सो अल्टीमेटली ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो आंसर इज सी, सीरिया. सीरिया. ठीक है. नेक्स्ट है आकाशवाणी, जो रेडियो स्टेशन है उसकी बात थोड़ी देखते हैं क्या है इसमें. आकाशवाणी विल बी द परमानेंट नेम ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? सो इट इज ऑल इंडिया रेडियो. ऑल इंडिया रेडियो, आंसर ए. नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट अनाउंस्ड फाइनेंशियल एड ऑफ ₹10 लाख टू डिस्चार्ज पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द ड्यूशेन मस्कुलर डायस्ट्रॉफी. ड्यूशेन मस्कुलर डायट्रॉफी, ये एक तरह का डिजीज है. सो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने 10 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल एड दिया है फॉर दिस पर्टिकुलर डिसफंक्शन? वो है आपका ओडिशा. ऑप्शन सी, ओडिशा. ठीक है. ये सारे गाइस एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम्स के लिए. जो भी वन डे एग्जामिनेशन आपके होते हैं ना, जैसे कि आपका एसएससी हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, फिर आपका सीएपीएफ, सीडीएस, सो इन सब में ये एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. विच इज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन? ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसने कि डिजिटल हेल्थ कार्ड को दिया है बच्चों को? सो वो स्टेट है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश. ठीक है, उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट देखते हैं, ऐसी कौन सी मिलिट्री यूनिट है विच इज एन ऑक्सिलरी ऑर्गेनाइजेशन विथ पार्ट टाइम वॉलंटियर्स हु असिस्ट द इंडियन आर्मी? ऐसी कौन सी मिलिट्री यूनिट है जो कि पार्ट टाइम वॉलंटियर्स को अपॉइंट करती है इन ऑर्डर टू असिस्ट द इंडियन आर्मी? सो वो है यूनिट विच इज कॉल्ड एज टेरिटोरियल आर्मी. दिस इज योर टेरिटोरियल आर्मी. सो ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ये था. ओके, सो इसी के साथ हम अपने आज के सेशन के एंड पर आते हैं. आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आपका कोई भी डाउट है आप वहां पे पूछ सकते हैं. ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं जल्द ही अपने नेक्स्ट क्लास में विथ आवर 13th May ऑफ करंट अफेयर्स. और तब तक के लिए जय हिंद. कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय.